गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय न्यू चैनल। तो हम आप लोग को बता रहे थे इम्प्रूवमेंट्स इन फूड रिसोर्सेस। तो नाउ वी फॉरवर्ड, हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट हम आप लोग को कल क्या बताए, सबसे पहले हमने आपने बताया कि सबसे पहले ये हम बता रहे थे इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। आप लोग को ये मालूम हुआ कि फूड रिसोर्सेज क्या हैं। तो फूड रिसोर्सेज को हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें हम आप लोग को बताएं कि स्वामीनाथन जो है वो ग्रीन हाउस जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए जाने जाते हैं, जो MS कुरैन जो हुए वो वाइट रिवॉल्यूशन के लिए जाने जाते हैं। तो इस तरीके से और बहुत सारे रिवॉल्यूशन हुए, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। फिर हम आप लोग को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में बताए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताए। फिर कल आप लोग को हम ये बताए कि हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को हम अपने क्रॉप यील्ड को किस तरीके से क्या कर सकते हैं, किस तरीके से क्रॉप यील्ड को इंक्रीज़ कर सकते हैं वो बताए। तो उसमें आप लोग को 3 टाइप से बताया गया। तो सबसे फर्स्ट जो था वो क्या था, हम न्यूट्रिएंट्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स का मैनेजमेंट किस तरीके से हो सकता है ये हम बता रहे थे। तो उसमें सबसे फर्स्ट जो था वो एडिंग फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर्स था। क्या था? एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स था। तो अब एक तो कंप्लीट हो चुका था, अब दूसरा जो है वो इरिगेशन है। क्या है? इरिगेशन है। तो आप लोग सबसे पहले ये समझने का प्रयास कीजिए कि व्हाट इज इरिगेशन। इरिगेशन है क्या? तो इरिगेशन जो है, इरिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स। तो बाय मीन्स, तो हम किससे किससे, ट्यूबवेल से कर सकते हैं, वेल्स से कर सकते हैं, डैम्स से करते हैं, कैनाल से करते हैं। तो ये सारी चीज़ों से हम वाटर को, प्लांट्स को वाटर सप्लाई करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के द्वारा हम वाटर को सप्लाई करते हैं प्लांट्स में, तो ये प्रोसेस ही क्या कहलाता है? ये प्रोसेस ही इरिगेशन कहलाता है। तो इरिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स। तो वही इरिगेशन होता है। अब इरिगेशन जो है वो हमारे यहाँ, हमारे कंट्री में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो कंट्री है वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। हमारे यहाँ के लगभग 70% पीपल जो हैं वो इंगेज होते हैं, वो फार्मिंग में होते हैं, एग्रीकल्चर में इंगेज होते हैं। 70% पीपल, मतलब कि 70% पीपल जो है इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर इन इंडिया। इंडिया में लगभग 70% पीपल जो है वो इंगेज्ड है, एग्रीकल्चर में इंगेज होते हैं जी। कितने परसेंट? तो 70% जो पीपल है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते हैं। और ये हमारे, और इसमें आप लोग ये जान लीजिए कि हमारा जो GNP होता है ना, ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट, तो ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट का लगभग 45% हिस्सा जो है वो एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो उसका 45% जो हिस्सा कहाँ से आता है? वो एग्रीकल्चर से आता है। क्योंकि हमारे यहाँ 70% पीपल, 30% पीपल ही है जो अदर ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए हैं, और 70% पीपल जो है वो क्या है, वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए होते हैं। और एग्रीकल्चर में भी आप लोग को आप जानते हैं कि हमारे GNP का 45% जो है वो एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है। तो अब हम आप लोग को इरिगेशन के बारे में बताते हैं। तो इरिगेशन जो है हमारे कंट्री में बहुत सारी चीज़ों से होती है। सबसे पहले तो हमारे कंट्री का लगभग 45% जो हिस्सा है, 45% ऑफ फार्मर डिपेंड्स ऑन फार्मिंग। जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उस पर भी ध्यान ना दें, जो केवल बताया जा रहा है उस पर ध्यान दें। हम बोर्ड पे आएंगे, ठीक है। तो जो हम बता रहे हैं, अभी लिखा रहे हैं बोर्ड पे, केवल वो साइड ध्यान दें। तो 45% ऑफ फार्मर जो है वो डिपेंड्स ऑन रेनफॉल फॉर इरिगेशन
तो मतलब ये है 45% फार्मर जो है वो रेनफॉल पे डिपेंड करते हैं, और उसमें आपको 55% जो होता है ना, 55% फार्मर जो है वो इरिगेट करते हैं, और उसमें भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो क्या देखते हैं हम लोग, तो देखते यही हैं कि 25% जो है वो पार्शियल इरिगेशन होता है। कितना होता है? पार्शियल इरिगेशन होता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि 55% इरिगेट होता है, और इरिगेट में भी उसमें भी आपको 25% जो है वो पार्शियल इरिगेशन होता है, और बचा जो 30% है वही केवल कंप्लीट इरिगेशन हो पाता है। तो कंप्लीट इरिगेशन का मतलब ये नहीं है कि हमारा मानसून हुआ और वाटर को, प्लांट्स को क्या मिल गया, वाटर मिल गया, वाटर सप्लाई हो रहा है तो वो इरिगेशन हो गया। तो इरिगेशन का मतलब साफ शब्दों में यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स प्लांट बाय मीन्स ऑफ कैनाल्स, वेल्स, रिजर्वर्स, ट्यूबवेल्स etc। ये सभी के माध्यम से जब हम फसलों को पानी सप्लाई करते हैं तो ये इरिगेशन कहलाता है। केवल पौधों को पानी सप्लाई करना ही इरिगेशन नहीं है। तो पौधों को पानी सप्लाई करना हम अपने ही मैन मेड तरीके से, जैसे अब कैनाल्स बना करके कुएं से पानी को देते हैं, रिजर्वर से पानी को देते हैं। रिजर्वर मतलब कि एक बड़ा सा कोई रिजर्व पानी को इकट्ठा होने देते हैं, जो चाहे वो वर्षा का पानी हो या फिर किसी और सोर्स से आ रहा हो, उसको रिजर्व कर लेते हैं और उससे फसलों को उसकी सिंचाई की जाती है। तो ट्यूबवेल्स तो आप लोग जानते ही हैं, जिसको बोरिंग बोला जाता है, etc इज नोन एज इरिगेशन। ये इरिगेशन है। तो इरिगेशन तो हम लोग जान रहे हैं। तो इरिगेशन अभी सबसे बेस्ट मैनेजमेंट हमारा जो है वो पंजाब स्टेट करता है। पंजाब में लगभग आपको 80% पीपल जो है वो इरिगेशन पे डिपेंडेंट है। और वहाँ पे 20%, और पूरे अगर कंट्री की बात किया जाए तो आप लोग को बताया ही है कि लगभग 45% पीपल जो है वहाँ पे वो इरिगेशन करते ही नहीं है, वो फुल्ली रूप से मॉनसून पे डिपेंडेंट होते हैं। इसीलिए पहले जो क्या जा रहा था कि इंडियन एग्रीकल्चर को किसानों के लिए जुआ शब्द का यूज़ किया जाता था कि वो जुआ है। क्यों नहीं है, क्यों है? तो वो जुआ इसलिए है कि सबसे पहले तो आप लोग ये मानसून पे डिपेंडेंट है, और मानसून जब आई तो फसल हुई, मानसून नहीं आई तो फसल नहीं हुई। तो उस केस में होता क्या था कि हमारे फार्मर्स को बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ रहा था। तो उस लॉस को कम करने के लिए अब हम लोग जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं। वो बारिश पे, रेनफॉल पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर रेनफॉल हुई तो बारिश हुई, ऐसा अब नहीं है। अब बहुत सारे स्टेट जो है वो किसानों के लिए ट्यूबवेल्स की व्यवस्था करवा रही है, बहुत सारे कैनाल्स बनवा रहे हैं, बहुत सारे डैम्स बनवा रहे हैं। तो आप लोगों और उसी कुछ रिवर बेसिन्स हैं। तो हमारे कंट्री में इरिगेशन के लिए लगभग 12 मेजर रिवर बेसिन्स हैं। कितने हैं? तो 12 मेजर रिवर बेसिन्स हैं। तो हमारे कंट्री में 12 मेजर रिवर बेसिन्स हैं। ऐसे हमारे यहाँ तो लगभग इन आवर कंट्री अबाउट 20 रिवर बेसिन्स मतलब नदी के किनारे, नदियों का जो किनारा है उसको काट करके बनाया जाता है। तो रिवर बेसिन्स आर अवेलेबल, जिसमें से 12 आर मेजर, 8 आर माइनर। तो 12 जो है वो ये बड़े पैमाने पे लगभग, इसीलिए इसको मेजर कहा गया है क्योंकि 12 जो मेजर बेसिन्स हैं वो लगभग 60% एरिया को कवर करते हैं। लगभग हमारे यहाँ इरिगेटेड एरिया का 60% एरिया जो है वो कवर करता है, और ये जो है वो लगभग 60 to 65%, और ये लगभग 35% कवर करता है। इसीलिए इसको मेजर
क्या कहा गया, तो इरिगेटेड एरिया का 65% जो है वो क्या करता है, तो मेजर रिवर बेसिन्स कवर करता है। तो मेजर रिवर बेसिन्स में आपका गंगा आ गया, गंगा रिवर बेसिन्स, इसको हम अपर गंगा रिवर बेसिन्स भी बोलते हैं। फिर आपका आ गया इंडस रिवर बेसिन्स, इंडस रिवर बेसिन्स, ब्रह्मपुत्रा, आप लोग को ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन्स, नर्मदा रिवर बेसिन, गोदावरी रिवर बेसिन, ये सभी जो है वो मेजर रिवर बेसिन्स में आते हैं। आप लोग को हम लिस्ट दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से इसके बारे में जान सके। फिर आपको कैनाल सिस्टम, तो कैनाल सिस्टम में अपर गंगेज कैनाल सिस्टम है। तो अपर गंगेज कैनाल सिस्टम जो है वो अलीगढ़, ये हरिद्वार बद्रीनाथ टू ये अलीगढ़ तक आता है, अलीगढ़ का एरिया कवर करता है। फिर आपको आ जाइए कहाँ, तो ये मेरठ से भी ज़्यादा, मेरठ को कवर करता है, तो ये बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। फिर आप आ जाइए इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम, तो इसको बनाने में लगभग 29 ईयर लग गए। और ये राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली का कुछ हिस्सा कवर करता है। तो ये राजस्थान, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा ये लाइफ लाइन बना हुआ है। तो इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम को बनाने में लगभग 29 साल लग गए, और ये 2011 से जो है वो पूरे राजस्थान का, पंजाब का, दिल्ली का, हरियाणा का लाइफ लाइन बना हुआ है। क्योंकि ये जो भी जो इरिगेटेड एरियाज़ है, वो इरिगेटेड एरियाज़ का लगभग 80% से लेकर के 90% एरिया कवर करता है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये पेरिनियल है, ये पेरिनियल कैनाल है, यहाँ पे सालों भर पानी रहती है, इसीलिए इरिगेशन का सबसे बेस्ट सोर्स माना जाता है। तो आप लोग देख लिए, सबसे पहले क्या हमारा जो कंट्री है, हमारे कंट्री का 70% लोग जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। फिर आप लोग को हम ये भी बताएं कि हमारे कंट्री में लगभग जो GNP आता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो आता है, उसका 45% जो है वो एग्रीकल्चर से प्राप्त होता है। फिर आप लोग देखें क्या चीज़ कि हमारा जो एग्रीकल्टेड एरिया है, इरिगेटेड एरियाज़ हैं, तो इरिगेटेड फील्ड जो है, क्रॉप फील्ड जो है वो लगभग 55% है। इरिगेटेड फील्ड कितना है, लगभग 55% है। और 45% क्रॉप फील्ड एरिया जो है वो 45% क्रॉप फील्ड एरिया जो है वो पूरी तरीके से मॉनसून पे डिपेंड करता है। जो 45% एरिया है ना, 45% क्रॉप फील्ड एरिया जो है वो टोटली रूप से डिपेंड्स ऑन मॉनसून फॉर इरिगेशन। दिस टाइप ऑफ इरिगेशन, ये जो इस टाइप का जो इरिगेशन है आर कॉल्ड, क्या कहलाता है, तो रेन फेड इरिगेशन कहलाता है। तो मतलब कि वैसा इरिगेशन सिस्टम जो फुल्ली रूप से रेनफॉल पे डिपेंडेंट है। तो रेनफॉल पे डिपेंडेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉनसून पे डिपेंडेंट है, रेनफॉल पे डिपेंडेंट है, उसको हम रेन फेड इरिगेशन बोलते हैं। किस प्रकार का इरिगेशन बोला जाता है, रेन फेड इरिगेशन बोला जाता है। किस प्रकार का इरिगेशन बोला जाता है, रेन फेड इरिगेशन बोला जाता है। तो आप लोग इरिगेशन के बारे में अच्छे तरीके से जान चुके हैं। अब इरिगेशन का एडवांटेज क्या है,
अब एडवांटेज ऑफ इरिगेशन समझ लीजिए आप लोग। तो इरिगेशन, इसका एडवांटेज यही है कि सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि वाटर का यूज क्या है। तो वाटर सबसे पहले तो एक इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। तो वो वाटर में आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सप्लाई करता है किसको? प्लांट को सप्लाई करता है। और एक बात और जान लीजिए कि वाटर जो है ना, वो डिजॉल्व एक बेस्ट सॉल्वेंट है। तो आप लोग जानते हैं कि वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट दैट डिजॉल्व द मिनरल्स। तो प्लांट्स जो है वो मिनरल्स को या फिर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको डिजॉल्व फॉर्म में मिट्टी से प्राप्त करता है। और मिट्टी में जो वाटर होते हैं, तो ऐसे भी सॉइल जो है वो कैपिलरीज वाटर को लिया जाता है। तो कैपिलरीज वाटर उसे बोलते हैं जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में पाया जाता है। वो नीचे नहीं, अंडरग्राउंड वाटर को नहीं लेता प्लांट्स। ऐसा नहीं है कि अंडरग्राउंड वाटर को ले। तो अंडरग्राउंड वाटर को अगर ले तो अगर अंडरग्राउंड वाटर को प्लांट्स एब्जॉर्ब करता तो सबसे अधिक पौधे जो होते हैं वो रेगिस्तान में होते हैं, क्योंकि वो पानी जो है वो जैसे ही पड़ता है तो मिट्टी उसको सोख लेती है और अंडरग्राउंड में चला जाता है। तो वहाँ पे तो प्लांट होता नहीं है। तो पौधे जो है, प्लांट्स जो है, उसी पानी को लेता है, उसी वाटर को लेता है जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में होते हैं। और वैसे वाटर जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में, उनको कैपिलरी वाटर बोलते हैं। तो कैपिलरी वाटर को जब एब्जॉर्ब करता है तो कैपिलरी वाटर में बहुत सारे मिनरल्स डिजॉल्व स्टेट में होते हैं, जिसे डिफ्यूजन के माध्यम से रूट हेयर जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है। वो आपको ट्रांसपोर्टेशन या फिर प्लांट टिश्यू जब पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोग बेटर तरीके से देख पाओगे, ठीक है। तो हम ये बताएं कि वो सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, फिर इसेंशियल मिनरल्स था उसको भी प्रोवाइड किया गया। किसके द्वारा? तो प्लांट्स को प्रोवाइड करवाया। या फिर आप लोग सीड को जर्मिनेट करने के लिए सीड को मॉइस्चर होना जरूरी है, मतलब उसमें सीड कोट जो होता है, सीड में आप लोग पढ़ चुके हैं, सीड का जो आउटर लेयर होता है उसको सीड कोट बोलते हैं। जब सीड कोट बर्स्ट करता है तो वो जर्मिनेट करता है। तो अगर उसको बर्स्ट करने के लिए उसको फूलना जरूरी है, सोलन होना जरूरी है। सोलन तभी होगा जब वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। तो मतलब साफ साफ है, इट प्रोवाइड सफिशिएंट मॉइस्चर फॉर जर्मिनेट द सीड। सीड को जर्मिनेट करने के लिए वो सफिशिएंट मॉइस्चर प्राप्त करता है। इरिगेशन के द्वारा ही वो वाटर को हम दे पाते हैं। फिर इरिगेशन ऑफ क्रॉप फील्ड इसलिए जरूरी है, प्रोवाइड मॉइस्चर टू द सॉइल को मॉइस्चर प्रदान करता है फॉर पेनिट्रेट द रूट डीप इनटू द सॉइल। चूंकि अब सॉइल में रूट जो है वो रूट ग्रोथ करेगा। क्या करता है? तो रूट को ग्रोथ करने के लिए, अब मिट्टी अगर सूखा है तो रूट जो है वो अंदर डीप नहीं जा पाता है। अगर वही हम वाटर उसको प्रोवाइड कर दिए तो वो मिट्टी में आसानी से छेद करते हुए आगे बढ़ जाता है। मतलब कि रूट के ग्रोथ के लिए और अपना स्ट्रॉन्ग और क्या करता है, वो सपोर्ट देता है, प्रोवाइड करता है प्लांट्स को, और वो डीप में जाता है और प्लांट को सीधा स्ट्रेट अपराइट में हेल्प करता है। तो वही लिखा हुआ है, इरिगेशन ऑफ क्रॉप फील्ड इज नेसेसरी टू प्रोवाइड मॉइस्चर टू द सॉइल फॉर पेनिट्रेट दिस रूट डीप इनटू द सॉइल एंड देयर ग्रोथ। फिर क्या है? इरिगेशन ऑफ क्रॉप फील्ड ऑल्सो सप्लाई। तो हम बता चुके हैं डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स जो है वो सप्लाई करता है। सल्फर हो गया, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, मैंगनीज हो गया, कॉपर हो गया। ये सभी डिजॉल्व स्टेट में डिफ्यूजन के माध्यम से रूट हेयर जो है वो एब्जॉर्ब करता है और वो ट्रांसपोर्ट होता है लीफ को। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एरियल ब्रांचेस। तो अब एरियल ब्रांचेस जो निकलते हैं वो वाटर का ही योगदान है, क्योंकि अगर वाटर नहीं जाएगा तो नंबर ऑफ वो जो बर्ड्स है वो निकल नहीं पाता, जिसको टिलर्स बोलते हैं। इन क्रॉप प्लांट्स एज सो इट गेट ए गुड क्रॉप इल्ड। तो अब यहाँ पे क्या है? इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एरियल ब्रांचेस। तो अब बहुत सारे नंबर ऑफ एरियल ब्रांचेस निकलते हैं जिसके कारण टिलर्स बनते हैं, और ये क्रॉप प्लांट्स को क्या करता है? इज इन क्रॉप प्लांट्स एज सो टू गेट ए गुड क्रॉप इल्ड। और वो बहुत गुड क्रॉप इल्ड जो है, उपज, अच्छे फसल की उपज होती है वहाँ पे। इट प्रोवाइड इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये जो है वो बहुत सारे इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली टू द सॉइल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है। इरिगेटेड वाटर, मतलब इरिगेटेड वाटर सप्लाइड बाय रिवर्स।
तो अब रिवर के जब इरिगेशन रिवर के द्वारा किया जाता है तो रिवर में हम जानते हैं कि कुछ पिबल्स होते हैं, कुछ ग्रेवल होते हैं, कुछ सिल्ट जो होते हैं वो बह करके वाटर के साथ मिट्टी में चले जाते हैं और उसमें वो गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है और जो मिट्टी में मिलने के बाद मिट्टी को अच्छी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जिससे फसल की उपज बढ़ जाती है। तो वही लिखा हुआ है कि इरिगेटेड वाटर सप्लाइड बाय रिवर्स ऑफन कैरीज silt and gravel which add to the soil of the field enhancing fertility and crop yield। क्लियर है? फिर क्या, इन डिजर्ट एरियाज कांस्टेंट फ्लो ऑफ इरिगेशन। अब डिजर्ट एरियाज में अगर वाटर का कांस्टेंट फ्लो हो रहा है तो आप लोग जान रहे हैं कि अगर कंटिन्यू फ्लो कर रहा है डिजर्ट एरिया में तो वह एरिया जो है वो मॉइस्चर होगा और जब मॉइस्चर होगा तो उससे सलाइनिटी जो है वो क्या होगी, खत्म होगी, उसका पीएच लेवल मेंटेन होगा और वो प्लांट के उपज के लिए क्रॉप यील्ड के लिए बेहतर होता जाएगा। फिर मॉडर्न मल्टीपर्पस। अब अगर हम डैम्स बनवाते हैं, क्या बनवाते हैं, अगर हम क्या करते हैं कि फसल को इरिगेशन के लिए डैम्स बनवाते हैं बहुत सारे, तो डैम्स क्या करता है, तो डैम्स जो है वो मल्टीपर्पस होता है। वो केवल वाटर को ही फ्लड से नहीं, मतलब कि हमारे फील्ड को फ्लड से ही नहीं बचाता है या फ्लड या ड्राउट से ही नहीं बचाता है, वो क्या करता है, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी सप्लाई करता है, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करता है और नेविगेबिलिटी ऑफ द रिवर्स का नेविगेबिलिटी भी शो करता है। मतलब कि वो एक सिंबल है कि वो किस जगह है, उसको एक क्या संकेत सिंबल प्रोवाइड करता है। तो ये सभी जो है वो इरिगेशन के एडवांटेज हैं। अब हम इरिगेशन जो है वो प्लांट को दो तरीके से देते हैं। एक जो है वो क्रॉप बेस्ड होता है, एक क्रॉप बेस्ड इरिगेशन होता है और दूसरा जो होता है वो सॉइल बेस्ड इरिगेशन होता है। मतलब कि क्रॉप बेस्ड इरिगेशन मतलब किस प्लांट को कितनी मात्रा में पानी चाहिए उतने ही मात्रा में हम वाटर सप्लाइड करेंगे। अगर ज़्यादा करेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा, तो वो तो हम उसको कंट्रोल करेंगे। तो उसको हम जैसे पैडी है, धान है, तो धान में अधिक वाटर की आवश्यकता होती है क्योंकि वो उसको खड़ा रहने के लिए, उसको बोने के लिए पूरा पानी से डूबा हुआ रहना चाहिए तभी हो पाएगा, तो हमें अधिक वाटर की आवश्यकता होगी। अब वो तो हम क्या करेंगे, इरिगेशन सिस्टम जो मेथड है, इरिगेशन सिस्टम मेथड जो है उसके द्वारा उसको कंट्रोल करते हैं। तो अब उसके द्वारा किस तरीके से कंट्रोल करते हैं वो हम आगे जान रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को बता रहे थे कि अच्छी इरिगेशन जो होता है वो इरिगेशन प्लांट को दिया जाता है, वो उसके दो बेस्ड होते हैं, बेस्ड ऑन दो फैक्टर्स है। तो हम किसी भी प्लांट को अगर हम इरिगेट करते हैं या फिर वाटर सप्लाई कर रहे हैं तो वो उसके दो फैक्टर्स हैं। तो सबसे फर्स्ट तो ये है कि वो क्रॉप के नेचर पे डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके का क्रॉप है, उसको कब वाटर की सप्लाई की आवश्यकता है, उसको कितना वाटर की सप्लाई की आवश्यकता है, वो हम क्रॉप पे डिपेंड करते हैं। और दूसरा क्या है, सॉइल पे है, तो बेस्ड ऑन सॉइल। तो सबसे पहले एक जो होता है वो क्रॉप का नेचर पे डिपेंड करता है और दूसरा होता है क्या चीज़, तो सॉइल के नेचर पे डिपेंड करता है। अब उसमें सॉइल में हमको ये देखा जाता है परकोलेशन रेट क्या है, कि वो पानी को कितना परकोलेट कर रहा है, पानी जो है वो मॉइस्चर कितना बना हुआ है उस पर डिपेंड करेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सैंडी वाटर है, तो सैंडी वाटर जो होता है वो उसका परकोलेशन रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, वो तुरंत तो पेनिट्रेट हो जाता है, वाटर जो होता है वो तुरंत का तुरंत। तो मतलब कि उसको फ्रिक्वेंटली वे में हमें इरिगेट करने की आवश्यकता है। अगर फ्रिक्वेंटली वे में इरिगेट नहीं करते हैं तो वाटर जो है वो किसको, तो जो क्रॉप्स है उसको अच्छे तरीके से प्राप्त नहीं हो पाएगा और फसल जो है वो हेल्दी नहीं हो पाएगा, उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। तो हम बता चुके हैं कि दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो एक तो हो गया क्या चीज़, क्रॉप बेस्ड इरिगेशन। तो क्रॉप बेस्ड इरिगेशन प्रोवाइड बेस्ड ऑन इरिगेशन दिया जाता है किस पे, तो नेचर ऑफ क्रॉप्स पे। तो नेचर ऑफ क्रॉप्स का मतलब ये हुआ, जैसे आप लोग समझ लीजिए इसको, पैडी इट रिक्वायर्ड मोर एंड मोर वाटर, इट रिक्वायर्ड मोर एंड मोर वाटर, ये बहुत अधिक वाटर की आवश्यकता होती है क्योंकि इट स्टैंड्स ओनली इन फ्लड। ये पूरा का पूरा जो है वो जब पानी से भरा हुआ रहेगा तभी ये ग्रो कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाता है। अब जैसे आपको व्हीट ले लीजिए, व्हीट की बात कीजिए
तो वीट, कॉटन, वीट और कॉटन की बात कीजिए, पैडी और मेज़ की बात कीजिए तो मेज़ भी अधिक वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इतना अधिक नहीं, पैडी के जितना नहीं होता है। तो वीट और कॉटन की बात कीजिए, इट रिक्वायर लेस वाटर, इट रिक्वायर्ड लेस वाटर। तो पैडी को कम वाटर की आवश्यकता होती है, वीट और कॉटन को कम वाटर की आवश्यकता होती है, जबकि पैडी को अधिक वाटर की आवश्यकता होती है और इसको 3 ही टाइम वाटर की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले इरिगेट, इसको वीट को इरिगेट किया जाता है, इरिगेट बिफोर प्लॉइंग, बिफोर प्लॉइंग। तो अब यहाँ पे प्लॉइंग के पहले उसको इरिगेशन की आवश्यकता होती है, मतलब कि अगर हमको गेहूँ लगाना है खेतों में तो सबसे पहले उसको जुताई करने के पहले हमें इरिगेट करना होता है, मतलब कि उसको पहले इरिगेट कर देते हैं, उसके बाद फिर प्लॉइंग करते हैं, उसके बाद फिर इन फ्लावरिंग स्टेज, इसको 3 टाइम ही पानी की आवश्यकता होती है। दूसरा है फ्लावरिंग स्टेज और तीसरा है जब फसल पक जाता है तो राइपेन दी क्रॉप्स, राइपेन दी ग्रेप्स, राइपेन दी ग्रेप्स बिफोर हार्वेस्टिंग, मतलब जब पकने वाला होता है तो उस समय उसको इरिगेशन की आवश्यकता होती है। वीट और मेज़ को तो इसको तो पानी में ही रहना होता है, इसको एनी टाइम पानी की आवश्यकता होती है, पैडी को, मेज़ को, जबकि वीट और कॉटन को क्या होती है, वाटर की आवश्यकता कम होती है और 3 ही टाइम होती है। एक तो सबसे पहले उसको बोने से पहले, प्लॉइंग के पहले किया जाता है, फिर बो के दिए, उसके बाद फिर फ्लावरिंग स्टेज में किया जाता है, और एक बार जब पकने वाला होता है मतलब कटाई के कुछ दिन पहले उसका इरिगेशन किया जाता है। तो ये तो क्रॉप बेस्ड इरिगेशन हो गया। फिर आप आ जाइए सॉइल बेस्ड इरिगेशन। तो सॉइल बेस्ड इरिगेशन जो हो गया, जैसे अब हम जान रहे हैं कि 3 प्रकार का सॉइल होता है जनरली, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, अलुवाइल सॉइल। तो इसमें क्या है, परकोलेशन रेट काफ़ी अधिक होता है, ये वाटर को काफ़ी अधिक स्टोर कर सकता है। इट रिक्वायर इरिगेशन इन फ्रीक्वेंटली रेट बिकॉज वाटर पेनिट्रेट्स क्विकली इनटू द सॉइल। ये क्या होता है कि ये बहुत तेज़ी में वाटर को परकोलेट कर देता है, पेनिट्रेट हो जाता है, परकोलेशन रेट इसका काफ़ी कम होता है, इसीलिए ये इसमें फ्रीक्वेंटली वाटर की आवश्यकता होती है। ये क्लेई सॉइल जो हुआ, इट रिक्वायर वेरी लेस वाटर। तो इसमें बहुत कम वाटर की आवश्यकता होती है, क्योंकि क्लेई सॉइल जो होता है ना वो काफ़ी मॉइस्चर होता है, इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, रिच्ड इन मॉइस्चर होता है, रिच्ड इन मॉइस्चर। इसमें वाटर जो है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो मिट्टी के जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी दिन तक स्टोर रह सकते हैं, इसीलिए इसमें ज़्यादा वाटर की आवश्यकता नहीं होती है। इट रिक्वायर्स मीडियम इरिगेशन। इसको मीडियम इरिगेशन की आवश्यकता होती है। मीडियम इरिगेशन का मतलब ये हुआ कि ना तो ज़्यादा वाटर की आवश्यकता होती है ना कम वाटर की आवश्यकता होती है। मतलब अगर हम कॉटन को उपजा रहे हैं तो कॉटन एलुवाइल सॉइल, ब्लैक सॉइल में काफ़ी होता है, तो ये जो है वो 2 to 3 टाइम्स काफ़ी है इसको पटाने के लिए, मतलब इरिगेट करने के लिए। तो ये जो हो गया वो सॉइल बेस्ड इरिगेशन हो गया। वो जो सैंडी सॉइल जो है वो पेनिट्रेट वाटर जो होता है वो क्विकली सोख लेता है। क्लेई सॉइल बहुत लेट से सोख पाता है, मतलब कि अंडरग्राउंड में वो काफ़ी लेट से पहुंच पाता है वाटर। एलुवाइल सॉइल में दोनों के बीच का है, इसमें वाटर की मीडियम की आवश्यकता होती है। फिर अब हमें वाटर दे कैसे, तो देते हैं वो कैनाल सिस्टम से। तो आप लोग कैनाल सिस्टम को पहले ही बता चुके हैं। इन कैनाल सिस्टम में करते क्या है कि जो भी रिजर्वर्स हैं,
जो भी रिजर्वर्स हैं या फिर रिवर्स हैं, वहाँ से हम वाटर को लेकर के आते हैं, और जब वाटर वहाँ से लेकर के आता है और डायरेक्ट उसको क्या किया जाता है, तो कैनाल सिस्टम, तो एक कैनाल बना दिया जाता है। तो कैनाल में भी दो कैनाल जो होता है, एक मेन कैनाल होता है, मेन एक क्या हुआ यहाँ पे देखिए, ये अगर ये बाय द वे ये रिवर है, ठीक है, तो ये रिवर है, तो यहाँ से हम क्या किए, एक कैनाल निकाल दिए, एक कैनाल निकाल दिया, अब कैनाल निकाल दिए, अब यहाँ पे हम इधर, फिर ये ब्रांच्ड कैनाल हो गया, ये मेन कैनाल, ये हो गया ब्रांच्ड कैनाल। तो अब कैनाल के पास तो खेत होगा नहीं, प्लेन तो होगा नहीं। अब यहाँ पे क्या किए हम, यहाँ से भी इस तरीके से निकाल दिए, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटरीज, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज। ये जो हो गया वो डिस्ट्रीब्यूटरीज हो गया, डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब डिस्ट्रीब्यूटरीज से वो सीधा खेतों तक पहुंचाएंगे। ये जो हो गया वो क्या हो गया, इरिगेटेड एरियाज, इरिगेटेड क्रॉप फील्ड एरियाज हो गया। तो मतलब एक मेन कैनाल आ गया, फिर ब्रांच्ड कैनाल आ गया, फिर डिस्ट्रीब्यूटरीज आ गया, उसके बाद फिर इरिगेटेड क्रॉप फील्ड एरियाज आ गया। तो ये जो है वो कैनाल सिस्टम का एक एग्जांपल है। और ये कैनाल सिस्टम में आप लोग दो कैनाल के बारे में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं। एक जो क्या था, हरिद्वार से अलीगढ़ आया था मेरठ होते हुए, वो बहुत ज़्यादा एरिया को कवर कर रहा है, तो उसको हम क्या बोले, अपर गंगेज ये कैनाल सिस्टम बोलते हैं। तो अपर गंगेज सिस्टम कैनाल सिस्टम जो है वो हरिद्वार से मेरठ आया, मेरठ से होते हुए फिर कहाँ पहुँच गया, अलीगढ़ तक आता है, दिल्ली तक आता है। और फिर एक दूसरा इंदिरा गांधी कैनाल जो है, तो इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो पंजाब से हरियाणा, हरियाणा से होते हुए दिल्ली, और दिल्ली से फिर राजस्थान तक जाती है, और राजस्थान का लगभग 60% एरिया कवर करता है। और वो जो है वो राजस्थान के लिए लाइफ लाइन बनी हुई है, जहाँ पे वाटर को बहुत काफ़ी दूर से लाना पड़ता था, वो अभी इरीगेशन अच्छे तरीके से करते हैं, और वहाँ पर हरियाली छाई हुई है, तो इसीलिए हम उसको लाइफ लाइन बोल सकते हैं। तो ये तो कैनाल सिस्टम हो गया। फिर टैंक सिस्टम हो गया। तो टैंक सिस्टम में क्या करते हैं, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, टैंक्स आर स्मॉल स्टोरेज रिजर्वर्स। तो टैंक है क्या, तो स्मॉल स्टोरेज रिजर्वर्स है। इसमें क्या करते हैं, जो हाई एलिवेशन एरियाज है, जो मतलब क्या ऊपर से एक बड़ा सा पुल बना हुआ है और नीचे एक डैम खाली जगह है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, एक गड्ढे खोद करके जो बहता हुआ पानी है, मतलब कि वैसे जगह पे जहाँ पे पानी की कमी हो जाती है, तो जब पानी की कमी होता है तो उसका स्टोर कर लिया जाता है और उसी से खेतों की इरिगेशन की जाती है। तो हाई एलिवेशन एरियाज़ के नीचे हम क्या करते हैं, एक जगह देख लेते हैं, वहाँ पे वाटर को स्टोर कर लेते हैं, और उस स्टोर को ही हम टैंक्स बोलते हैं। तो उसको हम, तो वही है, टैंक्स आर स्मॉल स्टोरेज रिजर्वर्स इन विच रन ऑफ वाटर एंड रेनफॉल वाटर इज स्टोर्ड बाय बिल्ट ए स्मॉल डैम्स बेलो द हायर एलिवेशन ऑफ द कैचमेंट एरियाज। तो ये हो गया। फिर तीसरा आता है वेल्स। तो वेल्स दो प्रकार के होते हैं, एक डग वेल्स और एक ट्यूब वेल्स। तो ये तो आप लोग जानते ही हैं कि डग वेल्स, कुआं तो आप लोग जानते ही हैं। तो कुआं से क्या करते हैं, मोटर को लगा करके, फीटर को लगा करके जो वाटर सप्लाई किया जाता है खेतों में, तो ये डग वेल हो गया, खुदाई करते हैं ह्यूमन बींग्स। ट्यूबवेल क्या हो गया, तो ट्यूबवेल जो है वो एक मशीन के द्वारा मिट्टी में काफ़ी अंदर तक खुद करके उसके बाद फिर मोटर लगा दिया जाता है, तो अब उसके बाद पाइप के द्वारा अंडरग्राउंड वाटर को निकाला जाता है, तो वो ट्यूबवेल हो गया। मतलब ट्यूब के द्वारा एक कुआं खोदा गया और उसी ट्यूब के द्वारा वाटर को बाहर निकाल करके सप्लाई किया गया, तो उसको ट्यूबवेल बोल दिया। तो ये वेल सिस्टम आप लोग जानते हैं। रिवर लिफ्ट सिस्टम। तो रिवर लिफ्ट सिस्टम क्या है, जब कैनाल पेरिनियल नहीं हो, सालों भर पानी नहीं आए, तो उसमें हम क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट जो है वो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट रिवर का जो वाटर है उसी को मोड़ करके खेतों में तक सप्लाई कर दिया जाता है। उसको रिवर लिफ्ट सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर लिफ्ट सिस्टम बोलते हैं। तो रिवर लिफ्ट सिस्टम आप लोग देख चुके हैं क्या है। तो रिवर लिफ्ट सिस्टम जो है जब
हमारा जो कैनाल है वो पेरिनियल नहीं हो, सालों भर पानी नहीं मिलता हो, जब पानी की स्कैरसिटी हो, तो वैसे जगह जहाँ पे पानी की स्कैरसिटी हो तो वहाँ पे रिवर से डायरेक्ट वाटर को खेतों तक पहुँचाना ही क्या कहलाता है, रिवर लिफ्ट सिस्टम कहलाता है। तो रिवर लिफ्ट सिस्टम के बारे में आप लोग जान चुके हैं। फिर रिवर वैली सिस्टम। तो रिवर वैली सिस्टम जो है ना, रिवर वैली सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। रिवर वैली सिस्टम, तो वैसे एरियाज, रिवर वैली सिस्टम जो है वैसे एरियाज जहाँ पे क्या है, छोटे छोटे पठार हैं, प्लेट्यूज हैं, वहाँ से वाटर को, अब क्या होता है जब पानी वर्षा होती है, जानते हैं कि हिली एरियाज़ में अधिक वर्षा होती है, जब वर्षा होती है तो वो लेकिन ऊपर टिक नहीं पाता है, तो वो सीधा नीचे आ जाता है। तो जब सीधा नीचे आ जाता है तो वहाँ पे वाटर बहुत अधिक मात्रा में होगी, मतलब कि वैसे ही प्लांट्स होंगे जहाँ जिसको अधिक वाटर की आवश्यकता होगी और ऊपर वाटर की स्कैरसिटी हमेशा होगी। तो वहाँ पे हम वैसे फसल को उपजाते हैं जिसको, जो पेरिनियल प्लांट्स हो, पेरिनियल मतलब जिसको कम वाटर की आवश्यकता हो और वो सालों भर होता रहे, वैसे प्लांट्स को जैसे। तो ये जो रिवर वैली सिस्टम है ना, तो ये कर्नाटक में किया जाता है, कर्नाटका टू केरला, कर्नाटका टू केरला तक किया जाता है। और ये होता क्या है, लोकेटेड बिसाइड्स दी वेस्टर्न घाट। ये कहाँ है, वेस्टर्न घाट पे देखने के लिए मिलता है। तो सबसे ऊपर तो जो अपर एरियाज हैं, अपर हिली एरियाज हैं, ग्रोन पेरिनियल प्लांट्स, वहाँ पे पेरिनियल प्लांट्स उगाए जाते हैं। तो पेरिनियल प्लांट्स का मतलब हो गया टी, कॉफ़ी, कोको, ETC, ये सभी जो है वो अपर पेरिनियल प्लांट को उपजाया जाता है। फिर आपका कोकोनट हो गया, कोकोनट हो गया, सुपारी हो गया, ये सभी उगाए जाते हैं। तो ये पेरिनियल प्लांट्स हो गए। तो अब और नीचे जो है वो लोअर एरियाज में, लोअर एरियाज हैज़ मोर वाटर, सो देयर आर ओनली वन क्रॉप्स आर ग्रोन, एक ही प्रकार का क्रॉप्स उगाए जाते हैं। क्रॉप्स आर ग्रोन, क्रॉप्स आर ग्रोन। तो ये जो होते हैं वहाँ केवल पैडी होता है। जो लोअर एरियाज़ है वहाँ केवल पैडी होगा और बाकी सालों भर यहाँ पे ऊपर में ये होगा। तो ये रिवर मतलब कि यहाँ पे ये ऊपर का जो एरियाज़ है, यहाँ से अगर ये ऊपर का एरियाज़, यहाँ से वाटर आता हुआ ये नीचे यहाँ पे स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पर हम पैडी उपजाते हैं और बाकी ऊपर में जो ऊपर का एरियाज़ है वहाँ पे पेरिनियल प्लांट्स उगाया जाता है। तो ये हुआ रिवर वैली सिस्टम। तो रिवर वैली सिस्टम हो गया। अब एक है ड्रिप एंड स्प्रिंकल सिस्टम। तो ये क्या है, ये एक पाइप लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे ये फील्ड है हम लोगों का, ये फील्ड है, तो फील्ड के ऊपर जो है ना वो इस तरीके से पाइप लगाया जाएगा मोटा वाला, और सभी जगह एक की लगी हुई होगी। और जहाँ पे हमको वाटर को इरिगेट करना है वहाँ का कुंडी खोलेंगे और वहाँ पे इस तरीके से फव्वारा के फॉर्म में वाटर सप्लाई होगा। तो ये मतलब स्प्रिंकल के फॉर्म में ये जो होता है वो वाटर को क्या करता है, बचाने का काम करता है। मतलब कि वाटर को बर्बाद होने से इट प्रिवेंट द वेस्टेज ऑफ वाटर, इट प्रिवेंट द वेस्टेज ऑफ वाटर। हमें वाटर की जितनी मात्रा में आवश्यकता है उतना ही देंगे और जहाँ पे आवश्यकता है वहीं पर देंगे। तो ये जो होता है वो ड्रिप एंड स्प्रिंकल सिस्टम होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ
इट इज़ डन बाई ओवर हेड पाइप्स, इसके ऊपर में खेतों के ऊपर फील्ड के ऊपर एक पाइप लगा देते हैं एंड स्प्रेइंग, और उसे स्प्रे किया जाता है, और स्प्रिंकल्स, इसी को हम स्प्रे एंड स्प्रिंकल सिस्टम बोलते हैं। तो स्प्रे एंड स्प्रिंकल सिस्टम जो है ये है क्या, तो ये एक इरिगेशन का एक साधन है। फिर आता है आपका वाटर आर्गुमेशन। तो वाटर आर्गुमेशन में आप लोग क्या करते हैं, तो रेन वाटर हार्वेस्ट करते हैं, मतलब रेन वाटर जो है उसको बचा करके रखते हैं और उसी से फिर हम इरिगेशन करते हैं, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। फिर वाटर शेड मैनेजमेंट, तो वाटर शेड मैनेजमेंट भी वही है, मतलब कि जब हम किसी एक हम अपने गांव में तालाब खोद करके वाटर को क्या करते हैं, वाटर को रखते हैं, ताकि हम फिर जब मॉनसून का सीजन ख़त्म हो जाए तो उसी वाटर का यूज़ हम इरिगेशन के लिए करें, तो वो वाटर शेड मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो आप लोग का ये इरिगेशन से जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। फिर आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर में अलग टॉपिक पर लेके आएंगे। ठीक है, गुड बाय।